जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पेपर 6 का तीसरा क्वेश्चन करने वाला है। बात हो रहा है टीएमबी यूनिवर्सिटी का। पता होगा आपको। पेपर 6 का तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो गया, जिसमें कि हम लोग क्या बात किए थे, प्लासी का युद्ध एगो बात किए थे और दूसरा अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बात किए थे। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का अच्छा तरीका से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं 1919 का शासन अधिनियम के बारे में। ये क्या था, इसका जरूरत, देखिए आज का वीडियो में क्या क्या रहने वाला पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1919 का भूमिका का बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको लाने का जरूरत क्यों पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसका विशेषता क्या क्या था, जो कि मेन क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक वो हो गया विशेषता। विशेषता में 2 भाग में बांटेंगे। पहला होगा प्रांतीय, सॉरी, पहला होगा केंद्रीय और दूसरा होगा प्रांतीय। तो ये दोनों में क्या क्या विशेषता था इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 अधिनियम का जो महत्व है, महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अंतिम में हम लोग देखेंगे 1919 अधिनियम का कमी, मतलब कि क्या दोष था इसमें, तो दोष के बारे में देखेंगे। उसके बाद लास्ट में समराइज एक बार करेंगे हम लोग। तो आज का क्लास हो सकता है कि पिछला क्लास सबसे थोड़ा सा लंबा हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट इसमें है और बहुत ज्यादा समझने का चीज है ये वाला। हमको थोड़ा डर भी लग रहा है कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। 100% हम अपने तरफ से ट्राई करेंगे। बदले में आप भी 100% ट्राई करना, आप भी 100% ट्राई करना समझने का। आप लोग को देखते हैं कितना देर का हो सकता है कि 40 मिनट से ज्यादा का वीडियो आज को बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है आज को समझने के लिए। आप लोग बस इत्मीनान से बैठ जाइए, आराम से, इधर उधर हिलते डुलते नहीं देखना है वीडियो को। इत्मीनान से बैठ जाना है, बैठने के बाद वीडियो स्टार्ट करना है। यदि घूमते फिरते वीडियो स्टार्ट कर लिए तो उसको पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद बैठने के बाद स्टार्ट कीजिए, ताकि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे हो, पूरा एकदम यहीं पे दिमाग लगा करके सुनना है पूरा का पूरा आप लोग। और लास्ट में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा आज का वीडियो, नहीं रहा, सब समझ में आया कि नहीं आया। हम अपने तरफ से पूरा ट्राई करेंगे आपको समझाने का, अब बात बाकी तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करें। अब देखिए, ये तो हालांकि ग्रेजुएशन में आप लोग को लिखना है, तो इसमें तो बहुत लंबा लिखना होगा, है कि नहीं। सिर्फ विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे तो उतना ज्यादा लंबा नहीं लिखाएगा, इसीलिए आंसर को बड़ा करने के लिए इसको कारण भी हम बता दिए हैं, इसका महत्व भी बता दिए हैं और इसका दोष भी बता दिए हैं, ताकि आपको और अच्छा तरीका से समझ में आ जाए ये सब कहानी। ठीक है, बस अच्छा से सुनते रहना, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए हुआ क्या था, 1857 का विद्रोह हो चुका था, आपको पता होगा 1857 का विद्रोह। देखिए ये वाला टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं हम पूरा का पूरा क्लियर कर देने का। 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा। तो वो वाला विद्रोह के बाद क्या हुआ था, 1858 में एक 1858 के बाद क्या हो गया था, जो सत्ता था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, है कि नहीं। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, मतलब कि अब शासन जो है वो कंपनी नहीं करेगा, अब शासन करेगा ब्रिटिश सत्ता करेगा, ब्रिटिश क्राउन अब शासन करेगा। क्योंकि कंपनी यहाँ पे ओल झेल कर रहा था, कंपनी यहाँ पे जो है ओल झेल कर रहा था, यहाँ पे अच्छा तरीका से वो शासन नहीं कर पा रहा था। और वो जिसके कारण कि 1857 का क्रांति देखने को मिला। तो 1857 के क्रांति के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स लोग ना थर्रा उठा। थर्रा उठा का मतलब ये है कि ब्रिटिश लोग डर गया था कि भारत को अब कैसे अपना कब्जा में लाया जाए, भारत जो अब हाथ से निकलता जा रहा है। क्योंकि 1857 का क्रांति एक ऐसा क्रांति था जो कि बहुत बड़ा क्रांति था, बहुत बड़ा आंदोलन था ये 1857 का विद्रोह। इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा डिटेल से, इसके इसको भी पढ़ना बहुत रोचक चीज है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और ब्रिटिश लोग, मतलब कि इंग्लैंड, ये चाहता था कि भारत को फिर से अपने कब्जा में किया जाए, भारत को अपने फिर से कब्जा में किया जाए, जिसके लिए समय समय पर वो लोग जो है अपना चार्टर लाता था, समय समय पर अधिनियम लेके आता था। चार्टर चार्टर अलग चीज है, ठीक है, चार्टर अलग चीज है और अधिनियम जो है वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। अभी ये दोनों का डिफरेंस अभी नहीं बताने वाले हम, लेकिन बस ये जानना है कि चार्टर जो है 20 साल में जो नहीं लाता था, 1773, 1793, 1813, 1833, वो सब जो था वो सब चार्टर था। लेकिन बीच बीच में सुधार करने के लिए जो लाया जाता था वो अधिनियम कहला जाता था।
तो ये जो 1919 है, 1919 एक चार्टर नहीं था, 1919 अधिनियम था ये वाला। इसमें प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए काम किया गया था 1919 में। ठीक है, यहाँ तक बात आ गया समझ में। यही है आपका भूमिका कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया बीच बीच में, जैसे कि 1861, 1892, 1909। तो ये सब शासन अधिनियम लाया जा रहा था, अधिनियम पारित किया गया, परंतु यह नीति सफल सिद्ध नहीं हुआ था। ये सब जो नीति जो भी लेके आ रहा था 1819 से पहले, जो भी नीति आया कोई भी सफल सिद्ध नहीं हुआ। हालांकि 1919 भी सफल सिद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग उसके बारे में। ब्रिटिश सरकार ने अपने भारतीय नीतियों में बदलाव लाया और अनुभव किया कि केवल भारतीयों से सहयोग लेने से पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की जाना चाहिए। 1919 का सबसे मेन चीज है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन 1919 का सबसे मेन चीज क्या है? उत्तरदायी शासन। मतलब कि अब जो शासन होगा वो अच्छा तरीका से बांटने के बाद अच्छा तरीका से शासन किया जाएगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका था। इससे पहले आप 1909 का मार्लो मिंटो अधिनियम इससे पहले आता है, वो हम अभी हालांकि नहीं बताया। लेकिन 1909 में क्या किया गया था? 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया, मुस्लिम के लिए अलग। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, फिर 1919 का कानून लाना पड़ गया। तो ये हो गया भूमिका आपका। भूमिका सबको समझ में आ गया कि भूमिका क्या क्या हुआ। इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू और भारत गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। अब देखिए, इसीलिए इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसको मॉन्टफोर्ड सुधार कहा जाता है, और एक कहा जाता है 1919 भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। मतलब इसको तीन चीज कहा जाता है, एक तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया, एक हो गया मॉन्टफोर्ड सुधार हो गया, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया 1919 का शासन अधिनियम हो गया, 1919 का शासन अधिनियम। तो ये सब था। जन्मदाता कौन है? जन्मदाता है आपका जाके राज्य सचिव। जन्मदाता सॉरी राज्य नहीं, भारत सचिव। भारत सचिव होगा आपका जाके उसके बाद होगा वायसराय। वायसराय भारत सचिव कौन है? भारत सचिव है मॉन्टेस्क्यू है भारत सचिव, और वायसराय कौन है? वायसराय चेम्सफोर्ड। वायसराय कौन होगा? वायसराय होगा चेम्सफोर्ड। यही दोनों मिलकर सुधार करता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या तो मॉन्टफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू का मॉन्ट आ गया और चेम्सफोर्ड का फोर्ड आ गया, तो मॉन्टफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा से सुनिएगा आज का वीडियो, बहुत अच्छा तरीका से इत्मीनान से सुनना है आज का वीडियो। आज जो है बहुत ज्यादा कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा कंटेंट। ठीक है, इत्मीनान से सुनना है, जितना देर का लेक्चर रहने वाला है। ये आपका हो गया भूमिका का लाइन। उसके बाद इसमें दूसरा भूमिका भी देखिए। मॉन्टेस्क्यू ने भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड तथा भारत के राष्ट्रवादियों से भेंट किया। उसके बाद भेंट करने के बाद एक समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति में एक भारतीय भी था। पता है वो भारतीय का नाम क्या था? भारतीय का नाम था भूपेंद्र नाथ बसु। भूपेंद्र नाथ बसु, भूपेंद्र नाथ बसु था वो भारतीय का नाम। इसको भी शामिल किया गया था। ठीक है, इन लोग को शामिल करने के बाद एक मसौदा तैयार किया गया, प्रस्तावित किया गया। सुधारों में अंतिम प्रारूप जुलाई 1918 में प्रकाशित किया गया, जिसे 1919 का भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। भूमिका सबको समझ में आ गया कि भूमिका में क्या लिखना है? एक बार हम बोल देते हैं, बोल के साथ समझ में आ जाए जल्दी। देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार 1857 का क्रांति के बाद पूरा का पूरा सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। उसके बाद वो लोग जो है सुधार नियमित तौर पे सुधार करते रहा, जैसे कि 1861 में, 1892 में। उसके बाद लास्ट सुधार किया गया था 1909 में, मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, तो ये सब सुधार करते रहा, लेकिन ये सब विफल होते चला गया, विफल होते चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये देखा गया कि एक उत्तरदायी सरकार का होना आवश्यक है। सिर्फ भारतीयों का सपोर्ट से भारत में शासन करना मुश्किल है, इसीलिए एक सरकार का गठन करते हैं, जिसमें कि भारतीयों को थोड़ा मोड़ा रख लेंगे, उसके बाद बाकी सब अपना मजा करेंगे। नहीं आया समझ में? मतलब कि एक ऐसा सरकार जिसमें कि भारतीयों को भी थोड़ा मोड़ा रखा जाएगा, ताकि भारतीय लोग बीच में विवाद ना करे। भारतीय लोग विवाद क्यों करते थे? भारतीय लोग विवाद इसलिए करते थे क्योंकि उसको हक नहीं मिलता था। इसीलिए इस सुधार में किया गया कि तीन भारतीयों को शामिल कर दिया गया। अभी आगे बताएंगे। 3 भारतीयों को शामिल कर दिया गया, जिससे कि अब हौ-हल्ला थोड़ा शांत होने का संभावना हो गया। ठीक है, उसके बाद चेम्सफोर्ड और वायसराय जो है, वायसराय चेम्सफोर्ड और मॉन्टेस्क्यू दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक बोल सकते हैं समिति गठन किया, जिसमें कि भारतीय लोग को भी बुलाया गया, जिसमें कि भूपेंद्र नाथ बसु थे। इस सब के द्वारा किया गया, और
एक अधिनियम पारित किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया जिसको कि 1919 का शासन अधिनियम कहा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लंबा आज का लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। 9 पेज का टोटल हम आज आपको समझाने वाले हैं। हालांकि इसको 2 वीडियो में लाना ज्यादा सही रहता, एक वीडियो में सिर्फ बताते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो में विशेषता बताते हैं, लेकिन उतना टाइम अभी आप लोग के पास है नहीं, इसीलिए ये वीडियो आप लोग इत्मीनान से सुन लीजिए। थोड़ा लंबा ही रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सुन लेना सीधा सीधा। उसका देखिए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाने का कारण क्या था? कारण क्या था? एक तो कारण यह है कि 1909 का मार्लो मिंटो सुधार विफल हो गया, लेकिन क्या सिर्फ यही कारण से इसको सुधार, क्या सिर्फ यही कारण से ये वाला अधिनियम लाना पड़ा, 1919 का अधिनियम लाना पड़ा? तो नहीं, सिर्फ इसका विफल हो जाने के कारण ये नहीं लाना पड़ा, और भी बहुत सारा रीजन था जिसके कारण कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाने की आवश्यकता पड़ गया। और जब जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोले, और आप समझ जाइए 1919 अधिनियम के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर पॉइंट तो यही है कि मार्लो मिंटो सुधार में असंतोष। मार्लो मिंटो सुधार में क्या हुआ था कि मुस्लिम को अलग निर्वाचित दे दिया गया था, संप्रदाय के आधार पर बांट दिया गया था, है कि नहीं? उसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि का अपनाकर भारत को सांप्रदायिकता में बांट दिया, जिसके कारण कि भारत रुष्ट हो गए थे। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात यह कि प्रांतीय या स्थानीय संस्थाओं पर केंद्रीय नियंत्रण को और भी दृढ़ बना दिया गया, जिससे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला। अब ये केंद्र को इतना मजबूत कर दिया गया था, केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया गया था, जिससे कि प्रांत स्थानीय सरकार को चलाने में ज्यादा असुविधा हो रहा था। ये भी एक रीजन रहता है जिसके कारण कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाना पड़ता है। ये सब असंतोष के कारण भारतीय सुधार चाहते थे। ये सब जो असंतोष जो था, यही सब के कारण जो है भारतीय सुधार करना चाहते थे, सुधार लाना चाहते थे, इसीलिए इस अधिनियम का जरूरत पड़ गया। दूसरा नंबर है कि सरकार की दमन नीति। दमन नीति में ये है कि सरकार जो है उदारवादी उदारवादी हो गया और फिर उग्रवादी हो गया, ये सबको ना ही वो बढ़ावा दे रहा था और ना ही ये सबको पूरा पूरी बंद कर रहा था, ठीक है, जिसके कारण कि बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा था भारत में, बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा था। इसी को ठीक करने के लिए 1919 का अधिनियम लाना पड़ा। अब देखिए, एक बार पढ़ देते हैं। ब्रिटिश सरकार, टेलीग्राम का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ये नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाके आप डिस्क्रिप्शन ज्वाइन हो जाइए, अति सॉरी, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके, और वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे बस लेक्चर को सुनते रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, और वहां से जाके एक बार सिर्फ पढ़ लेना है, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बात और, एक बात और ये कि आप लोग को जितना भी बताते हैं, आप लोग खुद से क्वेश्चन लिखते हो या नहीं लिखते हो? खुद से आंसर इसका लिखने का ट्राई करते हैं आप लोग? इसका आंसर मतलब कि इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि खुद से आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और जो भी लिख रहे हैं तो आप लोग अपना टेलीग्राम में आप लोग बता सकते हैं, टेलीग्राम में अपना आंसर को सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि और बाकी स्टूडेंट जो है वो लोग को ज्यादा फायदा हो जाएगा। सब अपना आंसर एक दूसरे से देख लेंगे, और जिसका जो चीज छूटा होगा वो मिला लेंगे, अपना ऐड कर लिया जाएगा उसमें, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है, सब एक दूसरे को लेके चलिए आप लोग, सबको एक दूसरे को, सबका साथ सबका विकास वाली बात है, ठीक है। आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं उसको टेलीग्राम में आप लोग डाल दिया कीजिए। उसका देखिए, सरकार का दमन नीति। ब्रिटिश सरकार ने सुधारों द्वारा उदारवादियों को खुश करने तथा दमन चक्र द्वारा उग्रवादियों को कुचलने की नीति अपनाई, लेकिन वह ना तो उदारवादी को खुश कर सका और ना ही उग्रवादी को कुचल सका। उसके दमनकारी कार्यों की और प्रतिक्रिया हुई, राष्ट्रीय आंदोलन और भी तीव्र हो गया। स्वभावतः सरकार का ध्यान भारतीयों को संतुष्ट करने की ओर आ गया। अभी वही जो बताएं, उदारवादी उदारवादी और उग्रवादी, ये लोग को मिटाने का बात किया गया, लेकिन ये लोग को ना पूरा तरह से खुश कर पाया, और ना ही पूरा तरह से वो ना ही खुश कर पाया, और ना ही ये लोग को पूरा तरह से दबा पाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उदारवादी अपना अपना मोर्चा में लगे हुए थे स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और उग्रवादी अपना मोर्चा में लगे हुए थे स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो ये दोनों का जो बोल सकते हैं, जो ये लोग काम कर रहा था, ये लोग काम कर रहा था, इसी के विरोध में भारत सरकार अधिनियम 1919 को लाना पड़ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक उदारवादी और उग्रवादी का थोड़ा सा ना डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन नहीं बताते हैं, ये होता क्या बेसिकली, थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे बताने के लिए, उदारवादी और उग्रवादी में, ठीक है। मान लीजिए उदारवादी उदारवादी कौन व्यक्ति हुआ? मान लीजिए कि आपका घर के आगे कोई कचरा फेंक देता है, डेली डेली आके कचरा कोई फेंक देता है, ठीक है।
तो आप मान लीजिए उदार व्यक्ति हैं आप, उदारवादी आप विचारधारा के हैं, तो आप उसको बोलिएगा कि उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे जो है कूड़ा-कचरा मत फेंकिए, ये सही नहीं है यहाँ पे। आप उससे रिक्वेस्ट कीजिएगा, उसको रिक्वेस्ट के माध्यम से उसको समझाने का ट्राई कीजिएगा कि देखिए ऐसा नहीं कीजिए, ये गलत है, ये ऐसा रीज़न बता दीजिए, 2-4 रीज़न बता दीजिएगा कि क्यों गलत है, क्यों नहीं करना चाहिए, ये फलना-चिलना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि उग्रवादी का बात करें, उसके घर के सामने कोई कचरा फेंक देता है, तो वो ये रीज़न-वीज़न नहीं बताएगा कि इससे ये परिणाम होता है, इसका ये कारण है, तो फलना-चिलना, वो सब नहीं करेगा। वो सीधे जो है अटैक कर देगा। अटैक का मतलब ये है कि वो उग्र व्यवहार के तौर पे उसको समझाने का ट्राई करेगा कि देखो ऐसा करो कि यहाँ पे मत फेंको, यदि फेंकेगा तो तुमको उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है? ये उग्रवादी विचारधारा है। तो समझ में आ गया उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा क्या है? एक मतलब कि ये वाला समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, उग्रवादी और उदारवादी, क्योंकि आपको मॉडर्न इंडिया में बार-बार हर बार ये उदारवादी, उग्रवादी टर्म बार-बार देखने को मिलेगा। तो अब ये क्यों ना समझ लिया जाए जिससे कि और बेहतर तरीका से आगे जाके समझ में आप लोग को समझ ज़्यादा विकसित हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया सरकार की नीति और मार्लो मिंटो सुधार में असंतोष। ये 2 रीज़न रहता है चेम्सफोर्ड सुधार लाने का। तीसरा रीज़न क्या रहता है? सरकार के प्रति मुसलमानों का रुख में परिवर्तन। अब आपको पता होगा 1919 बहुत बार बता दिए, 1919 का शासन अधिनियम में मुस्लिम को अलग मान्यता दे दिया गया था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो मुस्लिम है जो 1919 का 1909 के अधिनियम में क्या हुआ था? मुस्लिम को अलग निर्वाचन दे दिया था, जिसके कारण कि मुस्लिम लोग अंग्रेजों के पक्ष में हो गए थे। बहुत हद तक मुस्लिम लोग अंग्रेजों के पक्ष में हो गए थे। इसका एक थोड़ा-सा पीछे का कहानी बताते हैं, ठीक है? 1857 का एक कहानी बताते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे फिर से आएँगे। 1857 का क्रांति में आपको याद होगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके पूरा एकता से लड़े थे। याद है? हालाँकि इसको हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे इसके बारे में। हिंदू और मुस्लिम बहुत एकता से लड़ाई कर रहा था 1857 का विद्रोह में। तो यही चीज़ देख के ब्रिटिशर्स लोग देखा कि अरे तेरी की हिंदू और मुस्लिम पूरा मिल-जुल के रह रहा है, क्या बात है? इससे तो हम लोग का सत्ता जो है बिगड़ जाएगा। इससे तो हम लोग अपना शासन अच्छा तरीका से नहीं चला पाएँगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग का सबसे मजबूत पक्ष यही था कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते थे। दोनों में एकता का भाव ना हो, यही वो चाहते थे। इसीलिए 1909 में अधिनियम में मुस्लिम को वो दे दिया गया, जिसके कारण कि मुस्लिम ब्रिटिशर्स के लिए अग्रसर हो गए। ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स को अपना मतलब कि बहुत हद तक वो जो है ब्रिटिशर्स की ओर झुक गए। लेकिन लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ? लेकिन धीरे-धीरे ब्रिटिशर्स लोग मुसलमानों के विरुद्ध अपना-अपना रवैया चेंज करने लगे। चेंज करने में क्या हो गया? सबसे पहले तो वो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं। आपको पता होगा 1905, 1906 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1905 और 1906 का। एक डेट वो है जिसमें कि बंगाल विभाजन हो गया, दूसरा डेट वो है जिसमें कि मुस्लिम लीग बन गया, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मॉडर्न इंडिया का। लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो रद्द करने से जो ये है मुस्लिम जनता जो है मुस्लिम जनता लोग रुष्ट हो जाती है कि क्यों ऐसा क्यों कर दिया गया। पहला रीजन तो ये रहता है। दूसरा रीजन ये रहता है कि तुर्की युद्ध, तुर्की इटली युद्ध और फिर बाल्कन युद्ध, खाड़ी देश का युद्ध, ठीक है? तो ये सब युद्ध में क्या हो रहा था कि तुर्की जो राज्य है, तुर्की जो देश है, उन लोग को ज्यादा परेशान किया जा रहा था। और आपको पता होगा कि मुस्लिम का हेड कौन होता है? मुस्लिम का हेड खलीफा होता है, पता है कि नहीं पता है? मुस्लिम का हेड कौन होता है? खलीफा होता है। तो खलीफा तुर्की तुर्की में था। तो वहां पे वो लोग अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके कारण कि मुस्लिम लोग ज्यादा परेशान हो गए कि ये हम लोग के खलीफा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये वो फलना चिल्ला। तो वो सब से चीज के लिए बहुत ज्यादा मुस्लिम लोग रुष्ट हो गए थे, जिसके कारण कि और भी क्या रीजन रहता है? और रीजन रहता है कि समाचार पत्र का विकास हो चुका था। समाचार पत्र अब छपने लगा था। हिंदू और मुस्लिम को अपना-अपना जो है अपना-अपना कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा था। तो मुस्लिम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। जिसके कारण देखिए राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं ने मुसलमानों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित किया। इसका फल यह हुआ कि मुसलमान कांग्रेस की ओर झुक गए। जो मुसलमान जो मुसलमान पहले ब्रिटिशर्स की ओर झुका हुआ था, वही मुसलमान अब कांग्रेस की ओर झुक गया। आ रहा है समझ में? कांग्रेस की ओर अब वो झुक गया था, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स लोग परेशान कर रहा था, इसीलिए। ठीक है, तुर्की में भी वो कांड कर चुका था, इसीलिए इसीलिए जो है लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ समझौता होता है
लखनऊ समझौता इसीलिए होता है। इसमें क्या होता है, लखनऊ समझौता में बहुत कुछ होता है। कांग्रेस मुस्लिम से मिल जाता है, सबसे पहली बात तो ये है। एक और चीज होता है जो कि लखनऊ में नहीं होता है, वो ल- लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है, उसमें गरम दल और नरम दल दोनों, यहाँ पे गरम दल और नरम दल वो भी मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया का इतिहास में, मतलब भारत का आधुनिक इतिहास में, ये एक बहुत बड़ा घटना रहता है कि कांग्रेस का मिल जाना और फिर मुस्लिम लोग जो है वो कांग्रेस का सपोर्ट में आ जाना। ये बहुत बड़ा घटना रहता है। ये वाला चीज देख के अंग्रेज लोग का झरकेगा कि नहीं झरकेगा, आप जरा सोचिए। वो अंग्रेज जो कि 1857 के बाद ये चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे को कट्टर निगाहों से देखे, और वही आगे चल के क्या हुआ, वही आगे मुस्लिम और हिंदू एकता के भाव में बंध गए थे। ठीक है, ये वाला अधिवेशन होने के बाद, हालांकि बाद में जाके फिर ये टूट गया था, वो अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही रीजन से एक रीजन ये भी रहता है जिसके कारण कि 1919 अधिनियम लाने का आवश्यकता ब्रिटिश लोग को पड़ जाता है। बात आ गया समझ में, तीसरा नंबर पॉइंट क्लियर है सबको। उसका देखिए चौथा नंबर पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव में क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से आपको पता है कि स्टार्ट हुआ है। तो ब्रिटिश लोग बोला इंडिया को ब्रिटिश लोग बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमको समर्थन दीजिए, वर्ल्ड वार में आप हमको समर्थन कीजिए, बदले में हम क्या करेंगे, बदले में आपको सरकार गठन करने का अनुमति दे देंगे। सरकार गठन मतलब स्वशासन, स्वशासन सरकार का स्थापना करने का अधिकार दे देंगे। तो इंडियन लोग बोला ठीक है, ऐसा बात है तो हम लोग दे देंगे, मदद कर देंगे। और गांधी इसमें बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। गांधी ने गांव गांव जाके सभी युवाओं को फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए बोला। ठीक है, ये गांधी का एक विपरीत पक्ष आप लोग को देखने को मिलेगा, विपरीत पक्ष देखने को मिलेगा। गांधी का आलोचना भी है कि ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान देना है। लेकिन क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, 1914 से 18 तक हुआ, तो 18 में विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो 18 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसका जो भी वादा किया था ब्रिटिश लोग, किसी वादा को वो लोग नहीं निभाया। जो भी बोला उसके विरुद्ध वो काम किया। ठीक है, तो यही रीजन, एक रीजन ये भी रहता इसके कारण कि इसके कारण भारत की जो जनता है वो विरोध करने लगी, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगी, जिसके कारण कि 1919 का शासन अधिनियम लाना पड़ गया। बात आ गया समझ में, 4 पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कमेंट कर देना है। ठीक है, उसका देखिए पांचवा, ड्यूक द्वारा याचना पत्र 1915। ड्यूक कौन था, ड्यूक है बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर। और क्या है, ये भारतीय परिषद सदस्य है, ये भारतीय परिषद का ये सदस्य है, मतलब था। तो ये है ड्यूक। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा द्वैध शासन लागू करने का सुझाव दिया गया, द्वैध शासन लागू करने का इसके द्वारा सुझाव दिया गया ड्यूक के द्वारा। और परिणाम स्वरूप 1919 का सुधार अधिनियम का यह वास्तविक आधार था। द्वैध शासन जो है ये वास्तविक आधार था 1919 का अधिनियम का, समझ रहे हैं ना। तो ये सब 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 लाने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य हो गया, उसको लाना पड़ गया क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिया में विरोध हो रहा था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक बार समराइज कर ले, क्या फटाक से समराइज कर लेते हैं। बस 2 मिनट का आप लोग का वक्त लेंगे, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भूमिका हम लोग देखें। भूमिका में हम लोग वही देखें कि समय समय पर ब्रिटिश लोग जो है शासन अधिनियम ला रहा था, लेकिन वो विफलता के मार्ग में जा रहा था, जिसके कारण कि 1919 का अधिनियम लाना पड़ गया। इसका कौन कौन मुख्य था, मुख्य था वही चेम्सफोर्ड मुख्य था, और फिर वो जो भारत सचिव है, भारत सचिव कौन, मॉन्टेस्क्यू, वो दोनों मिलके ये किया, और एक भारतीय भी था। ठीक है, तो वो सब मिलके ये सब भूमिका में ये सब लिख देना है। उसके बाद हम लोग आगे देखें कारण कि आखिरकार क्या रीजन हो गया इसको लाने का। तो इसमें हम लोग 5 रीजन देखें। सबसे पहला रीजन ये देखें कि 1909 का मार्लो मिंटो सुधार जो है वो विफल हो गया। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि ब्रिटिश लोग जो है अधिक दबाव दे रहा था, मतलब दमन नीति कर रहा था ब्रिटिश लोग के द्वारा। तीसरा नंबर हम लोग देखें मुसलमान के प्रति वो लोग अपना जिम्मेदारी भूल गया था, मुसलमानों को विरुद्ध कर दिया था अपने खिलाफ, जिसके बाद लखनऊ समझौता हुआ। उसके बाद कांग्रेस एक हिस्सा में बन गया, मुस्लिम भी बन गया, सब एक दूसरे का समर्थन करने लगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखें विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ता है किस तरह। उसके बाद हम लोग देखें ड्यूक का 1915 का घटना। ठीक है, इतना कुछ
रीजन रहता है 1919 अधिनियम लाने का। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? 25 मिनट तो इसी में चला गया। कोई बात नहीं, चलिए आगे हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 का प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको पता, प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि देखिए कोई भी चीज अंदर में क्या है, अंदर में क्या है ये चीज जानने के लिए आपको प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। संविधान में भी हम लोग का प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, भारत को एक बहुत लंबा प्रस्तावना नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गण, मतलब अभी अच्छा से याद नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रस्तावना याद होना चाहिए। ठीक है, हम भी उसके ऊपर काम करेंगे, प्रस्तावना को याद कर लेंगे। प्रस्तावना के आधार पे ही ये देखा जाता है कि अंदर में क्या हो सकता है, अंदर में माल मटेरियल क्या क्या रहेगा। जैसे कि आप कोई बुक खरीदते हैं, जैसे कि आप कोई बुक खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं तो आप स्टार्टिंग का इंडेक्स देख लेते हैं ना। स्टार्टिंग का इंडेक्स देखते हैं कि अंदर में क्या क्या है, नहीं है, तो वो जो है वही तो प्रस्तावना है। और एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग कोई भी 6 7 क्लास, 5 6 7 8 9 ये सब क्लास में किसी ने भी प्रोजेक्ट बनाया? आप लोग में से किसी ने भी अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इसका मतलब आप लोग स्कूल लाइफ में जो है ना फांकी मारे हैं सिर्फ। ठीक है। आप लोग यदि प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो प्रोजेक्ट में आप लोग को स्टार्टिंग में इंडेक्स लिखना पड़ता है। अंदर में जो लिखे हो तो लिखबे किए, लेकिन स्टार्टिंग में इंडेक्स लिखना पड़ता है, मतलब कि प्रोजेक्ट का अंदर क्या क्या आप लोग लिखे हुए हैं। उसके बाद आप लोग टीचर से चेक कराते हैं, और टीचर क्या करता है, अधिकतर टीचर तो यही सिर्फ इंडेक्स देख के ऐसे 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 मार देता है, मार देते हैं, उसके बाद अपना साइन कर देते हैं, हाँ भैया हो गया। ठीक है, तो वो हो गया इंडेक्स। हम क्या करते थे पता है, हम करते थे इंडेक्स के ऊपर जो है ना, इंडेक्स में लिख देते थे 7 8 चीज, इंडेक्स में लिख देते थे कि अंदर में 7 8 चीज को डील किए हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में हम डील करते थे 2 3 चीज को ही डील करते थे। 7 8 चीज सिर्फ इंडेक्स में लिख देते थे, हाँ ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम नहीं करते थे। ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा शायद किए होंगे, अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो वही चीज है प्रस्तावना। प्रस्तावना देख के हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1919 का जो अधिनियम है उसका विशेषता क्या क्या रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। देखिए अधिनियम की प्रस्तावना में मॉन्टेस्क्यू घोषणा में निहित तत्वों को समावेश किया गया। प्रस्तावना में निम्न बिंदु पर बात किया गया। पहला ये है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग है। पहला बात तो ये कि भारत क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग है। दूसरा ये, भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी जो क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। दूसरा नंबर तो ये कि उत्तरदायी सरकार का स्थापना किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, ये तीसरा नंबर बात हो गया। उसके बाद यह कि स्वशासी प्रशासन संस्थाओं को धीरे धीरे विकास किया जाएगा, चौथा नंबर पॉइंट है इठो। पांचवा नंबर यह कि प्रांतों को केंद्र सरकार के नियंत्रण में जहां तक संभव हो मुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये है इसका प्रस्तावना कि अंदर में विशेषता क्या क्या होगा। पहला नंबर क्या देखे, पहला ये है कि भारत जो है वो ब्रिटिश का अभिन्न अंग है। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि उत्तरदायी सरकार का स्थापना किया जाएगा भारत में। तीसरा नंबर हम लोग देखें कि भारत में भारतीयों का भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, जिसके कारण की मेन मुद्दा है ये चीज, भारतीयों की भागीदारी क्यों नहीं है, यही चीज लेके तो मेन मुद्दा था। ठीक है, क्यों नहीं है। उसका चौथा नंबर में हम लोग देखें कि धीरे धीरे प्रशासनिक जो ढांचा है उसको सुधार किया जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर हम लोग देखें कि मतलब कि विकेंद्रीकरण पे जोर दिया जाएगा, केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाने का ट्राई नहीं किया जाएगा। ये सब इसका प्रस्तावना में आप लोग लिख सकते हैं। प्रस्तावना समझ में आ गया सबको? इसको अभी आगे जाकर समराइज करेंगे। ठीक है, अभी तुरंत कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया, अरे ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 28 मिनट आपका हो चुका है, इत्मीनान से भी और थोड़ा देर का बैठना है। ठीक है, अभी और थोड़ा देर बैठना है, अभी और थोड़ा लंबा लेक्चर चलेगा। उसके बाद देखिए जो ये क्वेश्चन का मेन आंसर, हम सोचे थे क्या कि अभी जितना तक बताए ना उसको पार्ट 1 में रख देंगे, उसके बाद अब जो बताने वाले हैं उसको पार्ट 2 में रख देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा। ये वाला पॉसिबल इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसका विशेषता क्या है। विशेषता को हम लोग को 2 भाग में बांट के पढ़ना होगा। पहला तो रहेगा केंद्र स्तर में क्या क्या सुधार किया गया, और दूसरा बात रहेगा कि प्रांत स्तर पे क्या क्या सुधार किया गया। ठीक है, केंद्र और प्रांत के स्तर पे हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए केंद्र स्तर पे किस किस मामले में सुधार किया गया, आपको हो सकता है कि ये वाला ना दिखे, लेकिन आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा ना टेलीग्राम में जाके, तब आपको दिख जाएगा अच्छा से। ठीक है, देखिए केंद्र स्तर पे किस किस बारे में बात करेंगे हम लोग, विषय,
किस किस विषय में बांटा गया था केंद्र को। उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका में क्या क्या था। उसके बाद विधानमंडल का सुधार, वायसराय की शक्ति देखेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार पर प्रतिबंध। आप लोग अभी तक अलर्ट हो ना, सुन रहे हो कि नहीं अभी तक आप लोग अच्छा से। बीच बीच में हम टोकते रहेंगे कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप लोग, ठीक है। नहीं तो बीच में पता चला क्या कि इधर उधर इधर उधर चाय पीने चल गया, कॉफी पीने चल गया, बिस्कुट खाने चल गया, पानी पीने चल गया। पढ़ाई करते करते बहुत कुछ याद आ जाता है ना बीच बीच में, तो वो सब अभी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा होल्ड कर लो आप लोग। केंद्र सरकार को बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर प्रांतीय सरकार में ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। केंद्र और प्रांत दोनों में सामंजस्य स्थापित है, इसीलिए केंद्र को बहुत अच्छा तरीका से आप लोग सुनिए, ताकि प्रांतीय सरकार जब हम बताएं तो प्रांत सरकार में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेंटली अलर्ट है आप लोग। अब देखिए केंद्र स्तरीय सरकार, केंद्र स्तरीय सरकार में सबसे पहला है विषय। किस किस विषय में बांटा गया था, तो बांटा गया था वैसा विषय जो कि देश हित, मतलब कि जो कि पूरा का पूरा राष्ट्र हित का बात करता है, या फिर एक से अधिक प्रांत की बात करता है, वैसा सभी विषय को डाल दिया गया केंद्र में, ठीक है। जैसे कि विदेश मामले हो गया, राजनीतिक मामला हो गया, सार्वजनिक ऋण का मामला हो गया, या फिर संचार सेवा, आपराधिक कानून, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, सब लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वैसा विषय को डाल दिया गया, केंद्र सरकार के अधीन डाल दिया गया, ठीक है। अभी भी वही चीज है, अभी भी जो सातवां अनुसूची जो है, सातवां अनुसूची में क्या है, 3 लिस्ट है। केंद्र केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। इस अधिनियम द्वारा केंद्र विधायकों को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बनाया गया। मतलब कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, जो कि इसका दोष भी है, ठीक है। यहां से दोष को भी आप अपना माइंड में थोड़ा मोड़ा लेके चलिएगा कि इसका दोष क्या क्या हो सकता है, ताकि आगे में थोड़ा आसानी हो जाए आपका। पहला दोष तो यही हो गया कि केंद्र को जो है वो बहुत ज्यादा शक्ति देने का प्रयास करता है, ठीक है। विषय के बारे में समझ गए, किस किस विषय में बांटा गया था। उसका देखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका आपको पता है कि भारत जो है 3 अंगों में बटा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटा हुआ है। ये तीनों का अलग अलग काम है। क्या क्या काम है आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत कुछ यार नहीं बता पाते यार, हम मन करता है कि बहुत कुछ डील करते हुए चले, लेकिन नहीं हो पाता उतना, बहुत कुछ समय थोड़ा सा भाग जाता है। कार्यपालिका में देखिए, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी प्राधिकार बनाया। मतलब कि मुख्य कार्यकारी गवर्नर जनरल को बनाया गया। वायसराय, गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय को मुख्य बनाया गया, लेकिन इसमें गवर्नर जनरल इसका हाथ बटाता था, ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों में 3 भारतीय सदस्यों को शामिल करना था। अभी आपको जो थोड़ा देर पहले बताएं कि 8 सदस्य में 3 सदस्य होगा भारतीय, ये जरूरी है। 3 सदस्य भारतीय को रहना पड़ेगा कार्यपालिका में। कार्यपालिका क्या होता है, कार्यपालिका होता है कि जो भी कानून बनता है उसको लागू करने का काम करता है कार्यपालिका, ठीक है। विधायिका क्या करता है, विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका लागू करता है, और न्यायपालिका देखता है कि कौन कानून तोड़ा उसको दंड देता है, ठीक है। नहीं बताते बताते भी तो बता ही दिए। गवर्नर जनरल का अनुदान में कटौती करने का अधिकार था, और बिल को लौटा सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था। ये सब पॉइंट बहुत अच्छा तरीका से आप लोग याद कर लीजिए कि क्या क्या था नहीं था। कार्यपालिका में क्या था, कार्यपालिका में तो सबसे पहले ये था कि 3 को भारतीयों को स्वीकार किया गया था, 8 में से 3 भारतीय होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी दिया गया था, और जो गवर्नर जनरल है उसको ये अधिकार दिया हो गया था कि बिल को वो वापस कर सकता है और अनुदान में कटौती कर सकता है। अनुदान क्या होता है, अनुदान को समझाते हैं 1 मिनट में। अनुदान क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बजट प्रस्तुत होता है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझाते हैं। मान लीजिए आप अपना घर को बनाने के लिए बजट करते हैं, 1 लाख रुपए का आपको घर बनाना है, तो ये 1 लाख रुपए हो गया, आपको घर बनाना है। लेकिन घर बनाते बनाते ये पता चला कि 1 लाख रुपए से ज्यादा लगने वाला है, 1 लाख रुपए से ज्यादा लगने वाला है। मान लीजिए 1,20,000 रुपया लगने वाला है आपको, ठीक है। तो ये 20,000 जो रुपया है ना, 20,000 रुपया एक्स्ट्रा जो आपको मिलेगा, ये अनुदान के तौर पे मिलेगा। और ये अनुदान कौन जाहिर करेगा, ये अनुदान देगा आपका जाके ये गवर्नर जनरल स्वीकृति देगा अनुदान के लिए। यही अनुदान, मतलब कि एक्स्ट्रा जो भी चीज का जरूरत होगा उसको बोलता है अनुदान। बात आ गया समझ में। ये आपको घर के टर्म में जो बताया, ये एग्जांपल है, ये घर के टर्म में नहीं है, ये बजट से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्यपालिका समझ में आ गया क्या है नहीं है। थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहे हैं क्या, तेज बोलना ही पड़ेगा यार,
कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उसका देखिए विधानमंडल में सुधार क्या-क्या किया गया। विधानमंडल को 2 भाग में बाँट दिया गया। सबसे पहला बात तो ये है। पहला ये वही जो बोले ना कि द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। यही देखिए क्या है द्वैत शासन। एक तो पहला द्वैत शासन ये है कि केंद्र और राज्य में बांट दिया गया। पहले बात तो ये है। केंद्र को भी 2 भाग में बांट दिया गया। पहला ये होगा निम्न सदन और दूसरा होगा उच्च सदन। निम्न सदन का मतलब अभी का तुलना में आप लोग लोकसभा देख लीजिए और उच्च सदन का मतलब आप लोग अभी के तुलना में राज्यसभा देख लीजिए। ठीक है, तो यही हो गया निम्न सदन और राज्यसभा, ये दोनों में बांट दिया गया था। तो निम्न सदन में क्या था, 145 टोटल सदस्य था निम्न सदन में, मतलब लोकसभा में। और उच्च सदन में कितना था, 60 सदस्य था। 145 इधर और 100 सॉरी सिर्फ 60 इधर। बात आ गया समझ में। उसके बाद 41 मनोनीत था। मनोनीत का मतलब ये होता है कि उसको जो है निर्वाचन करके नहीं लाया गया था, उसको सीधा उसको पद दे दिया गया था। 41 मनोनीत। इधर कितना था, 26 मनोनीत था। 104 निर्वाचित था, इधर 34 निर्वाचित था। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, एक होमवर्क आप लोग को देते हैं, नहीं तो पता चला सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। होमवर्क आप लोग का ये है कि लोकसभा और राज्यसभा अभी के संदर्भ में ये दोनों में टोटल कितना मेंबर है, कितना मनोनीत होता है, ये चीज आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, होमवर्क को आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया विधानमंडल में सुधार किया गया, 2 सदनों में बांट दिया गया। क्या क्या था आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब केंद्र विधानमंडल के सदस्य को सरकार को प्रश्न पूछना तथा पूरक प्रश्न पूछना, स्थगन प्रस्तावित करना तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब कि अब जो है, अब विधानमंडल सरकार से प्रश्न पूछ सकता था कि ऐसा क्यों किया गया। और अभी भी पता है ना, अभी तो शायद हटा दिया गया है या फिर हटाने का बात किया गया है। क्वेश्चन आवर अलग से अभी संसद में है। ठीक है, क्वेश्चन आवर जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन ही पूछा जाता है सरकार से, तो ये वाला चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो है विधानमंडल सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता था, पूरक क्वेश्चन पूछ सकता था और स्थगित प्रस्तावित कर सकता था। तो ये हो गया विधानमंडल में सुधार किया गया, इतना कुछ। बात आ गया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही ना प्रॉब्लम था आज को, बहुत ज्यादा हमको ये लग रहा था कि हम आज को आपको समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे, बहुत दुविधा था हमको। ठीक है, ये लेक्चर खत्म होता है, आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कि वायसराय की शक्ति में क्या क्या किया गया। तो को विधायिका को वायसराय को संबोधित करने का अधिकार था। अच्छा, मतलब कि विधायिका को वायसराय जो है संबोधित करता है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री को देख लीजिए, प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री सबका हेड होता है ना अभी, तो उसी तरह वायसराय जो है विधायिका का हेड था। उसी बैठक आहूत करने, स्थगित करने और विधानमंडल को निरस्त करने या खंडित करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब वायसराय को ये अधिकार था कि वो विधानमंडल को रोक सकता है, वो विधानमंडल को जारी कर सकता है और विधानमंडल को खंडित कर सकता है। ये सब अधिकार सब वायसराय के हाथ में था। ठीक है, तो यही हो गया मेन वायसराय का शक्ति। विधायिका का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन जब वायसराय अपने हिसाब से उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, अभी के तुलना में बात करें तो सिर्फ 5 साल ही रहता है। प्रधानमंत्री इसको नहीं बढ़ा सकते। इसको बढ़ाने के लिए उनको फिर से बहुमत प्राप्त करना होगा लोकसभा में, तब ये फिर वो 5 साल से फिर और 5 साल रह सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले 3 साल कर सकते थे, लेकिन वायसराय अपने इच्छा से उसको और भी बढ़ा सकते थे। तो ये हो गया वायसराय का शक्ति। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, वायसराय का शक्ति तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, विशेषता में हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं कि विषय कितना, किस किस विषय में बांटा गया था। उसके बाद कार्यपालिका हम लोग देखें, कार्यपालिका में वही जो 3 सदस्य भारतीय को कर दिया था, वो सबका जो है ना, सबका एक एक पॉइंट कम से कम मेन पॉइंट आप लोग याद रखिए, एक एक मेन पॉइंट याद रखिए, जिसके कारण कि आप लोग उसको अच्छा तरीका से डील कर सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट ही याद रहेगा, उसको डील आप लोग कर दीजिएगा आराम से, हमको विश्वास है कि आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो वायसराय की शक्ति तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां अच्छा से समझना है। ठीक है, अच्छा से समझना है। केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था। मतलब कि केंद्र सरकार जो है प्रांतीय सरकार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण प्राप्त था। प्रांतीय सरकार कुछ भी अपने से नहीं कर सकता था। ठीक है, केंद्र विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकृत किया गया था, चाहे वो भारत से
बाहर क्यों ना हो वो निवासी। ठीक है, तो ये केंद्र विधानमंडल की शक्ति हो गया। ठीक है, अभी हम लोग वायसराय की शक्ति देखें, उसके बाद हम लोग विधानमंडल की शक्ति हम लोग देखें, केंद्र विधानमंडल की, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसका देखिए केंद्र विधायिका पर प्रतिबंध, क्या क्या केंद्र विधायिका पर प्रतिबंध लगाया गया। शक्ति तो देख लिए क्या क्या शक्ति था विधानमंडल के पास, अब देखिए इसका प्रतिबंध क्या क्या था विधायिका के ऊपर। किसी विधेयक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल से अनुमति लेना पड़ता था, गवर्नर जनरल से अनुमति लेना पड़ता था किसी भी चीज को प्रस्तावित करने के लिए। अभी के संदर्भ में यदि हम लोग बात करें तो अभी जो ये जो वित्त विधेयक जो आता है, ठीक है, धन विधेयक, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। अनुमति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास पहले भेजना पड़ता है। यही अगर हम लोग प्रांतीय की बात करें तो पहले राज्यपाल को भेजना पड़ता है कि नहीं। अभी के तुलना में यदि आप लोग बात कर यदि अभी के तुलना से यदि ये वाला आंसर को पढ़िएगा ना, तब ज्यादा अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा अभी के तुलना में क्या होता था और पहले क्या होता था। बात आ गया समझ में, तभी तो विधेयक का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो इसीलिए कुछ भी होता था गवर्नर जनरल से पूछा जाता था। उसके बाद देखिए भारतीय विधेयक को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता था, ये इसका केंद्रीय विधायिका पर प्रतिबंध था। मतलब कि वो जो है ब्रिटिशर्स का जो कानून है उस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, उसको रोक नहीं सकता था। ये हो गया आपका जाके केंद्र का विधायिका पर प्रतिबंध। तो हम लोग केंद्र सरकार का सब कुछ पढ़ चुके हैं, केंद्र में क्या क्या था, केंद्र का विशेषता हम लोग देख चुके हैं। एक बार समराइज कर देते हैं, आज को 1 घंटा का लगभग वीडियो बनेगा लग रहा है, ठीक है। आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा 1 घंटा का। देखिए केंद्र सरकार में सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें विषय का बंटवारा कैसे कैसे किया गया, सबसे पहले यही देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि विधायिका, उसके बाद हम लोग देखें विधायिका में क्या क्या किया गया। ठीक है, विधायिका नहीं, विधायिका से पहले हम लोग कार्यपालिका हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि वायसराय में क्या क्या किया गया, वायसराय के पास क्या क्या शक्ति था। उसके बाद हम लोग विधानमंडल के ऊपर बात किए कि विधानमंडल के पास क्या क्या शक्ति था। अब उसके बाद हम लोग देखें विधानमंडल के पास क्या क्या शक्ति नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि जो गवर्नर जनरल है उससे सब कुछ सलाह मशवरा करके ही सब कुछ किया जाता था। ठीक है, ये चीज आप लोग देख लीजिए, अपना पढ़ लीजिएगा एक बार, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलेंगे प्रांत के ऊपर, अब हम लोग चलेंगे प्रांतीय सरकार के ऊपर, प्रांतीय स्तरीय सरकार के ऊपर अब हम लोग चलेंगे। इसमें भी विषय का बंटवारा किया गया, इसमें ऐसा विषय का बंटवारा किया गया जिसमें कि इंडिविजुअल कोई प्रांत के लिए रहा, मतलब कि वैसा विषय जो कि सिर्फ प्रांत को अफेक्ट करे। जैसे जैसे कि अकाल हो गया, अकाल से निपटारा हो गया, जैसे कि शिक्षा हो गया, जैसे कि पानी की सुविधा हो गया, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, जैसे कि भूमि राजस्व हो गया। तो ये सब विषय जो है प्रांत को दिया गया। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या देखे थे, वहां पे देखे थे वैसा विषय जो कि राष्ट्र हित का है, उसको दिया गया था वहां पे। उसके बाद हम लोग देखिए द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। केंद्र लेवल पे क्या किया गया था, उच्च सदन और निम्न सदन में बांटा गया था, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बांटा जाएगा आपका जाके विधानसभा और विधान परिषद वाला सिस्टम आएगा यहाँ पे। ठीक है, दो व्यक्ति या पार्टियों का शासन, इसको बोलता है द्वैध शासन। ये 8 प्रांतों में लागू किया गया, ये द्वैध शासन जो है ये 8 प्रांत में लागू किया गया, जिसमें कि असम था, बिहार था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास, बंबई। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर कि ये वाला द्विसदन व्यवस्था लागू किया गया था। बात आ गया समझ में, द्वैध शासन को यहाँ यहाँ लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे दे दिया, लिखा हुआ है सब कुछ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसमें प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किया गया। अब देखिए जैसे कि केंद्र में किसको किया गया था, केंद्र में केंद्र को दिया गया था, और यहाँ प्रांत में प्रांत को दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 हिस्सा में बटा हुआ है, ये भी 2 हिस्सा में बटा हुआ है। तो ज्यादा दिया गया प्रांत को, यहाँ पे ज्यादा दिया गया केंद्र सरकार को। ठीक है, गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होता था। गवर्नर, प्रांत में गवर्नर प्रमुख होगा और यहाँ पे वायसराय प्रमुख होगा, लेकिन इसका सहयोग करेगा गवर्नर, करेगा सहयोग। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी राष्ट्रपति और गवर्नर, अभी राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच आप लोग देख सकते हैं, हेड कौन रहता है, हेड राष्ट्रपति होता है, अभी भी राष्ट्रपति हेड होता है, लेकिन इसका सपोर्ट में कौन होता है, सपोर्ट में इसका होता है राज्यपाल, है कि नहीं। सपोर्ट में इसका राज्यपाल होता है, कोई भी प्रांतीय स्तर पर कोई भी बात करेंगे तो सपोर्ट में राज्यपाल खड़ा रहेगा हमेशा राष्ट्रपति के। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, प्रांतीय स्तर सरकार में कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, और थोड़ा देर आप लोग किसी तरह अपने आप को बांध के रखिए।
विषयों का विभाजन। बोर तो नहीं लग रहा है ना आप लोग को? बीच बीच में हम जो पूछते रहते कुछ ना कुछ, क्योंकि वीडियो लंबा होने पर बोर लगना लाजमी सी बात है। विषयों को दो सूचियों में विभक्त किया गया, आरक्षित और स्थानांतरित, दो विषय में बांट दिया गया। तो पहला विषय में क्या था? पहला विषय में कानून व्यवस्था, भू राजस्व, सिंचाई, ये सब था पहला में, आरक्षित में। और स्थानांतरित में क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, ये सब था स्थानांतरित विषय में, ये सब सम्मिलित किया गया। ठीक है। प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने का स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। इसका मतलब यह है कि जब इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा, जब इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा तो स्थानांतरित विषय जो है ना, स्थानांतरण विषय जो है, हस्तांतरित विषय जिसको बोला जाता है, उस पर भी अधिकार कर लेगा आपका जाके गवर्नर, उस पर भी गवर्नर अधिकार कर लेगा। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, उस पर भी अधिकार कर लेगा गवर्नर। जिस प्रकार अभी अभी के तुलना में यदि बात करें तो इमरजेंसी लागू होता है तो फिर वहां पर जो है वो सरकार, उसका सरकार का वहां पे नहीं चलता, उसका सेंटर का चलता है। इमरजेंसी भी तरह तरह का है, 352, 56, 60, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, इमरजेंसी का तरह तरह का क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है बहुत हद तक। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उसका देखिए हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। वहां पे हम लोग क्या देखे थे? वहां पे हम लोग देखे थे वायसराय पर प्रतिबंध एगो देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे विधानमंडल पे प्रतिबंध हम लोग देखे थे, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग देखेंगे हस्तक्षेप पर प्रतिबंध किसका? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों का संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे। गवर्नर मतलब आरक्षित पर तो, आरक्षित विषयों पर अपना हस्तक्षेप करेगा, लेकिन वो स्थानांतरित विषयों का संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक कि इमरजेंसी वाला सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है, यही था इसका प्रतिबंध, हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। ठीक है, बात समझ में आ गया? उसका देखिए गवर्नर की शक्तियां, वहां पे हम लोग क्या देखे थे? वहां पे देखे थे वायसराय की शक्तियां, कि वायसराय कभी भी जो है विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, कभी भी उसको निरस्त कर सकता है, उसको रोक सकता है। ये सब हम लोग वायसराय वाला में देखे थे। यहाँ देखिए गवर्नर की शक्तियां क्या क्या है। गवर्नर किसी भी आधार पर मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता था। वहां पे क्या था? विधानमंडल के बारे में था, यहाँ पे मंत्रियों के बारे में, मंत्री बर्खास्त कर सकता था। वित्त पर पूर्ण अधिकार होगा गवर्नर का। विधान परिषद कानून निर्माण के लिए गवर्नर की सहमति की आवश्यकता थी। मतलब कि कानून जब बनेगा तो उसको गवर्नर की सहमति की आवश्यकता थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की केंद्र स्तर पर वायसराय से पहले अनुमति लेना पड़ता था, उसके बाद कोई संविधान लागू होता। संविधान का मतलब यह है कि उसके बाद ही कोई कानून लागू होता था। उसी प्रकार यहाँ पे जो है गवर्नर से सहमति लेना पड़ेगा, उसके बाद कानून लागू होगा। बात आ रहा है समझ में सबको? गवर्नर को विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त था, तथा वह अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश का मतलब यह है कि मान लीजिए कि जब जब संसद का सदन नहीं चल रहा, अभी के संदर्भ में बता रहे हैं, जब संसद, अच्छा तभी के संदर्भ में बता देते हैं, जब विधानमंडल का जब नहीं चल रहा होता है, मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तभी भी तो कोई ना कोई कानून का आवश्यकता पड़ता है। तो तभी कैसे बनता है? तभी अध्यादेश के द्वारा बनता है। अध्यादेश मतलब ये है कि बस वायसराय या फिर गवर्नर जो है अपना आदेश जारी कर दिया, बस वही कानून बन गया। ठीक है, तो यही अध्यादेश जारी करने का अधिकार था गवर्नर को। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी के संदर्भ में भी अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ का अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। ये हम लोग का अंतिम पेज रहने वाला है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे अधिनियम का महत्व के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अधिनियम की कमियों के बारे में बात करेंगे। भारतीयों में जागृति, इस अधिनियम, भारतीयों में जागृति कैसे आया, इसका महत्व। भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा महत्व ये हुआ कि भारतीयों में अब जो है जागृति आ गया। हालांकि ये महत्व जो है ना, बहुत लंबा महत्व लिखाएगा, आपको एंडिंग में कुछ और भी एक्स्ट्रा बताएंगे। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे जिससे कि आपको थोड़ा और सहूलियत हो जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों के प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गए। मतलब इस अधिनियम के बाद जो है प्रशासनिक तौर तरीके अब जो है सीखने लगा था सब कोई, जिससे कि राष्ट्रवाद का जागृति का भावना उत्पन्न हो गया और सभी को स्वराज के लक्ष्य की ओर अग्रसित हो गए। स्वराज के लक्ष्य की दिशा में सबको आगे बढ़ने लगे। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा महत्व हम लोग को यही देखने को मिलता है। अब जो है सबको स्वराज चाहिए था। भारत में चुनाव क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जिससे लोगों को मतदान का महत्व के प्रति समझ बढ़ी।
देखिए महत्व जब आप लोग लिखिएगा ना, महत्व या तो इसको टॉपिक वाइज लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग कारण को लिखें कि 1919 अधिनियम लाने का क्या क्या कारण रहा, पहले हम लोग हेडिंग बनाए, हेडिंग का नीचे हम लोग लिखें। उसी प्रकार आप लोग महत्व में भी उसी तरह लिख सकते हैं, मतदान का महत्व हेडिंग हो जाएगा और उसके नीचे आप लोग को जो जो लिखने का मन है वो लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए इस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की। यह तो बहुत बड़ा महत्व है इसका कि प्रांतीय स्वशासन, पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब प्रांतीय स्वशासन का स्थापना किया गया, ये बहुत बड़ा महत्व था। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हेडिंग में आप दीजिएगा कि प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, उसके बाद हेडिंग देने के बाद नीचे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह महत्व भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए अधिनियम की कमियां। अब जाहिर सी बात है, अधिनियम का कमियां तो बहुत कुछ हम लोग पहले ही मार्क करते चल रहे हैं कि अधिनियम का क्या क्या कमी है, तो कमी में आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ठीक है, देखिए सबसे पहला कमी क्या है, जिम्मेदार सरकार का इसमें बात ही नहीं किया गया। सबसे पहला बात यह है कि मतलब कि बस ब्रिटिशर्स लोग बस भारतीयों को खुश करने के लिए ये वाला नियम को लागू कर दिया कि केंद्र में अलग सत्ता होगा, राज्य में अलग सत्ता होगा, केंद्र दो भाग में बटा होगा, राज्य दो भाग में बटा होगा, बस ये नियम बना दिया, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना नहीं किया गया था। पहला नंबर कमी ये है। दूसरा नंबर ये कि त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रणाली और सीमित मताधिकार लोकप्रियता हासिल करने में विफल रहा। चुनाव प्रणाली ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। ये बात आपको तब समझ में आएगा जब आप लोग 1909 से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, 1909 में मुस्लिम को सिर्फ दिया गया और 1919 में बाकी सबको भी दे दिया गया, जिसमें कि आंग्ल इंडियन भी थे, जिसमें कि सिख थे और भी तरह तरह का। ठीक है, तो ये वाला चीज आप लोग देख लीजिएगा। सांप्रदायिकता के आधार पर बट गया था अब भारत, भारत अब बट गया था। पहले तो सिर्फ मुस्लिम और हिंदू में बटा हुआ था, लेकिन अब जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख और फिर वो नीचे जाति का तो बाद में मिला। तो ये सब आधार पे बांट दिया गया, मतलब कि पूरा रूप से सांप्रदायिक के आधार पे ये बांट दिया गया पूरा तौर पे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा दोष हो है 1919 अधिनियम का, बहुत बड़ा दोष है ये। ठीक है, उसका देखिए इस अधिनियम के अनुसार मतदाताओं को सीमित विस्तार हुआ, मतलब कि सबको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया, इसमें बात ही है। उसका अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के बाद प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव देखा गया। इस अधिनियम के बाद क्या देखा गया, प्रशासनिक नियम का नियंत्रण का अभाव देखा गया, क्योंकि सब सत्ता तो केंद्र को दे दिया गया था। केंद्र जो चाहता था वो करता था, गवर्नर जनरल जो चाहता था वो करता था, वायसराय जो चाहता था वो करता था, क्योंकि गवर्नर के पास वीटो का अधिकार था। ये लोग कभी भी रोक सकता था, कभी भी सदन पारित कर सकता था। तो एक तरह से निरंकुशता वाला सिस्टम था कि ये लोग का जो मन किया किया। और ऊपर से एक सिस्टम और था कि ब्रिटिश का कानून को ये लोग उल्लंघन नहीं कर सकता था, एक सिस्टम वो भी था। तो ये सब बहुत सारा इसका कमियां हम लोग को देखने को मिलता है। केंद्र में विषयों का विभाजन उचित एवं संतोषजनक नहीं था, ये इसका सबसे, अरे यार, ये सबसे लास्ट नंबर इसका दोष रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम निष्कर्ष नहीं ऐड किए हैं। ठीक है, अभी तक 52-55 मिनट का वीडियो बन चुका है, ये आप समझ ही सकते हैं। यदि निष्कर्ष को ऐड कर देंगे तब और 5 मिनट बढ़ जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं, अच्छा एक बार समराइज कर दे क्या पूरा को पूरा, जिससे कि आप लोग को आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए समराइज करते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत इत्मीनान से सुनना है। यहीं पे अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बहुत कुछ आप लोग को आसानी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग भूमिका देखें। भूमिका में बहुत कुछ के क्या क्या चीज के बारे में बात किए उसके बारे में हम सिर्फ बता रहे हैं हम। ठीक है, अंदर नहीं घुसेंगे अभी, आप इसको एक तरह से प्रस्तावना समझिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, भूमिका के बारे में बात किया। उसके बाद हम लोग देखें कि कारण क्या था, 1919 अधिनियम लाने का कारण क्या क्या था। उसके बाद हम लोग देखें 1919 अधिनियम का प्रस्तावना के ऊपर बात किया कि प्रस्तावना में क्या क्या बात किया गया। उसके बाद हम लोग देखें विशेषता के बारे में बात किए, जो कि मेन आंसर है, विशेषता ही मेन आंसर है। ठीक है, विशेषता में हम लोग दो भाग में बांट लिए, एगो केंद्र का था और एगो एगो स्टेट का था, राज्य का था। ठीक है, और केंद्र में क्या क्या था वो भी बात कर लिया। केंद्र में एक था विषय पर, एक था वायसराय की शक्ति, एक था विधानमंडल की शक्ति, एक था किस किस तरह से हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये सब बारे में हम लोग देखें। उसके बाद स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट में भी हम लोग देखें, दो भाग में स्टेट में भी द्विसदन ले लाया गया, 8 प्रांतों में बांटा गया।
जिसमें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, ये सब एरिया था आपका जाके यहाँ पर, ठीक है। ये विशेषता के बारे में बात कर ली। उसके बाद हम लोग थोड़ा बड़ा महत्व के बारे में देखें हम लोग, इसका क्या महत्व था। महत्व में तो सबसे बड़ा महत्व यही था कि अब जो है जनता लोग जागरूक हो चुका था, अब जनता को स्वराज चाहिए था, ठीक है। तो महत्व में हम लोग यही देखें। उसके बाद हम लोग अंतिम में दोष देखें। दोष में क्या क्या देखें? दोष में हम लोग यही सब देखें कि आ, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं, मतलब कि एक अच्छा सरकार का स्थापना नहीं किया गया। उसके बाद निरंकुशता की भावना थोड़ा मोड़ा आ गया था, वायसराय जब चाहे जो चाहे कर देता था, ठीक है। तो ये सब हम लोग को दोष देखने को मिलता है। तो ये एक समराइज है आप लोग के लिए, पूरा का पूरा 1 घंटा का, 1 घंटा बस इतना में ही समाहित है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। मेरे लिए बहुत ये चुनौती भरा था, ये वाला पूरा का पूरा आपको समझाना बहुत चुनौती भरा था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से 100% दिए हैं। आप लोग भी अपने तरफ से 100% दीजिएगा तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। एक बार पूरा का पूरा सुन लिए, उसके बाद क्या करना है कि एक बार पढ़ लेना है, टेलीग्राम में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और 9 पेज का ये टोटल आप लोग को देखने को मिलेगा। 9 पेज को अच्छा तरीका से पढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत होता है तो हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम में भी हम अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सभी को टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव के बारे में बोल रहे हैं तो भैया रुक जाओ थोड़ा सा यार, ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, टेंशन क्या ले रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो बन गया। जो भी लास्ट तक वीडियो देखेंगे, जो भी लास्ट तक वीडियो देखिएगा उसको अच्छा तरीका से समझ में आएगा, और जो स्किप स्किप करके देखेंगे तो उसको तो जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा। और यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया तो कमेंट करके बिल्कुल आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि हमको जानने का उत्सुक है कि ये वाला आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का 3 क्वेश्चन हो गया है खत्म, हम लोग का लास्ट चौथा क्वेश्चन आप लोग का एक बचा हुआ है, जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।